क्या 20-30 साल तक कोई किराएदार किसी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से बना रहे तो क्या वह उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा? क्या मकान मालिक से वह संपत्ति छिन जाएगी? जानिए कानून का असली सच। क्या सिर्फ लंबे समय तक किसी भी संपत्ति पर किराएदार बने रहने से उस संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है? इस सवाल का जवाब हर मकान मालिक को और हर किराएदार को जानना बेहद जरूरी है और इसके बारे में कानून क्या कहता है ये भी बात जाननी आपको बेहद जरूरी है। और इस विषय से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन का जिक्र करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जानकारी देने वाला है, इसलिए इसको अभी से लाइक करते चलिए और इसके साथ साथ अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं यानी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जानकारी वाले वीडियो आप खो न दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में किसी भी संपत्ति को किराए पर देने का प्रचलन है। लोग संपत्ति खरीदते हैं और उसको किराए पर दे देते हैं, इसलिए देते हैं कि उनको आमदनी हो सके और उनकी आजीविका इससे चल सके। और हमारे देश में ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहता है। यानी किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने संपत्ति दी तो उसके पोता पोती तक उस संपत्ति को किराए पर चलाते रहते हैं। वहीं पर अगर किसी एक किराएदार ने उस संपत्ति को किराए पर लिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र पुत्रियां पोते पोतियां भी उस संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से काबिज रहते हैं और वो 20 साल 30 साल 50 साल तक उस संपत्ति पर किराएदार बने रहते हैं। अब चूंकि किराएदारी चलती रहती है, मकान मालिक को किराया मिलता रहता है और किराएदार उस संपत्ति पर बना रहता है, तो ये इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मामला चलता रहता है। लेकिन समस्या तब आती है जब मकान मालिक को उस संपत्ति की जरूरत हो, वह उसको खाली करवाना चाहे और किराएदार उस संपत्ति को खाली करने से मना कर दे। ऐसे में किराएदार या उसके वारिस ये हवाला देते हैं कि वह 30 सालों से 40 सालों से उस संपत्ति पर किराएदार हैं, इसलिए अब वह उस संपत्ति को खाली नहीं करेंगे। वह उस संपत्ति के मालिक होने का दावा भी कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि इतने सालों से वह उस संपत्ति पर काबिज हैं, तो इसलिए अब मालिक भी वही है। और संपत्ति का जो मालिक होता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है और जो उसके वारिस उस संपत्ति को वापस खाली करवाना चाहते हैं, तो वह उसके मालिक होने पर सवाल कर देते हैं कि जिसकी संपत्ति थी वह उस संपत्ति का मालिक ही नहीं था। अगर मालिक था तो फिर उसके दस्तावेज लेकर आइए। अब एक विकट परिस्थिति मकान मालिक के वंशजों के पास आ जाती है। वह उस संपत्ति के दस्तावेज कहां से लाएं? ऐसा किस प्रकार साबित करें कि वह उस संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, उस संपत्ति के मालिक हैं? इसका कारण यह होता है कि ऐसी संपत्तियां 70, 80, 100 साल पुरानी होती हैं और इनके दस्तावेज बहुत ज्यादा पुराने होते हैं। ऐसे किसी भी दस्तावेजों को इतने समय तक, लंबे समय तक संभाल कर रखना किसी के बस में नहीं होता, इसलिए ऐसे किसी भी दस्तावेजों को उनको प्राप्त नहीं होते। और यही बात उनको दुख देती है। उनके पास दस्तावेज नहीं होने की वजह से उस संपत्ति पर वह अपना मालिकाना अधिकार साबित करने में परेशान हो जाते हैं और इस बात का फायदा किराएदार के वंशज उठाते हैं। वह उस संपत्ति के सीधे मालिकाना अधिकार को चुनौती दे देते हैं। मकान मालिक के वंशजों को यह कह देते हैं कि वह उस संपत्ति के मालिक ही नहीं है, इसलिए उनको उस संपत्ति से हटाना उनके अधिकार में नहीं है। और इस प्रकार एडवर्स पोजीशन की तरफ ये लोग इस मामले को ले जाते हैं, यानी कि मूव कर देते हैं, मामले को घुमा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक के जो वारिस होते हैं वह किसी भी तरह का चूंकि कोई दस्तावेज नहीं पेश कर पाते, न ही उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक बता पाते हैं। तो इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज्यादा अच्छी गाइडलाइन सामने लाकर रखी है और उसी गाइडलाइन के अनुरूप हम इस वीडियो में बात करेंगे। विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है। इसके अलावा कोई किराएदार सालों से किसी संपत्ति पर काबिज है और बाद में अगर वह किराया देना बंद कर दे, उस संपत्ति का अपने आप को मालिक घोषित कर दे, सामने वाले यानी कि मकान मालिक जो असली है उसको चुनौती दे दे कि असली मालिक तो वह है जो कि मकान मालिक है, उस संपत्ति का मालिक ही नहीं है, अगर है तो मालिकाना हक पेश करे। तो इस तरह के इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इसका अंजाम क्या हो सकता है, कौन मालिक रहेगा, किराएदार रहेगा या मकान मालिक को उसकी संपत्ति वापस मिल जाएगी, इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके बारे में, उसकी गाइडलाइन के बारे में और उस केस में क्या था, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ज्योति शर्मा वर्सेज विष्णु गोयल नाम से 2024 में ये केस आया था और ये बहुत ही ज्यादा रोचक और इम्पोर्टेंट केस था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये सामने आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने 75 साल पहले किसी भी संपत्ति को किसी किराएदार को किराए पर दिया था। वो एक दुकान थी और उस दुकान को उस व्यक्ति को किराएदार की हैसियत से किराएदारी पर रखा था
और आजीविका चलाने के लिए उसको रखा था। इसके लिए बाकायदा उन दोनों के बीच एक रेंट एग्रीमेंट यानी कि किरायानामा निष्पादित हुआ था और उस व्यक्ति ने उस संपत्ति का कई सालों तक किराया देना चालू रखा। इसी तरह दोनों के बीच आपसी रजामंदी से समय गुजरता गया और उस संपत्ति को किराए पर देने के कई सालों के बाद उन बुजुर्ग व्यक्ति को लगा कि अब उनकी उम्र हो चुकी है तो इस संपत्ति को उनको वसीयत कर देना चाहिए। तो उन्होंने उस संपत्ति की एक वसीयत अपनी पुत्र वधू के नाम से कर दी और इसके बाद कुछ साल गुजरने के बाद उन बुजुर्ग व्यक्ति की, जो कि मकान मालिक थे, संपत्ति के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और वक्त गुजरने के बाद जो किराएदार के तहत किराएदार थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसमें किराया कंटिन्यू अभी तक चला आ रहा था, यानी कि किराएदार की मृत्यु होने के बाद उसके वारिस उस संपत्ति पर काबिज हो गए किराएदार की हैसियत से और वो कंटिन्यू उस मकान मालिक के वारिसों को किराया देते रहे। इसके बाद कुछ समय बाद उन किराएदारों की नीयत में खोट आ गया और उन्होंने उस संपत्ति का किराया देना बंद कर दिया। इस पर वो पुत्र वधू जिसके नाम से उस संपत्ति की वसीयत की गई थी, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में एक एविक्शन फाइल किया, उस संपत्ति को खाली करवाने के लिए एक अपील की। उसमें उन पुत्र वधू ने यह कहा कि उनको उस संपत्ति का मालिकाना हक वापस दिलवाया जाए, कब्जा वापस दिलवाया जाए और किराएदार को उस संपत्ति से हटाया जाए। तो यहाँ पर आपके लिए जानने लायक बात इंपॉर्टेंट ये है कि मकान मालिक जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और वसीयत के द्वारा उसकी पुत्र वधू को वो संपत्ति मिली थी, उस पुत्र वधू ने उस संपत्ति को खाली करवाने के लिए एक एविक्शन सूट फाइल किया था और उनके सामने जो किराएदार के वारिस थे वो उस संपत्ति को खाली नहीं करना चाहते थे। इसमें उन पुत्र वधू ने उस संपत्ति को खाली करवाने के लिए 2 पॉइंट माननीय ट्रायल कोर्ट के सामने रखे। पहला यह कि किराएदार लंबे समय तक अब उस संपत्ति का किराया नहीं दे रहा है। दूसरा, उनके पुत्र और पुत्रियां अब बड़े होने लगे हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है, वह उस पर अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, इसलिए निजी जरूरत होने की वजह से वह दुकान, वह संपत्ति उनको खाली चाहिए और ऐसे में उस किराएदार को हटाकर उनका कब्जा उसको दिलवाया जाए। तो जैसे ही ये मामला ट्रायल कोर्ट में गया, इसमें किराएदार ने अपना पक्ष रखा और किराएदार ने ये कहा इन पुत्र वधू के नाम से जो वसीयत की गई है वह गलत है, ये संपत्ति उन बुजुर्ग व्यक्ति के नाम ही नहीं थी और चूंकि ये संपत्ति उनके नाम नहीं थी इसलिए उन्होंने इस संपत्ति की वसीयत गलत तरीके से की है, उनको इस संपत्ति की वसीयत करने का कोई राइट या अधिकार ही नहीं था। तो इस प्रकार उस किराएदार ने सीधे सीधे उस संपत्ति के मालिकाना अधिकार को चुनौती दे दी, यानी कि उस संपत्ति के उस व्यक्ति के द्वारा मालिकाना अधिकार ही नहीं थे, इस बात को चैलेंज कर दिया। ऐसे में जो ट्रायल कोर्ट था उसने जो वसीयत की गई थी उसको संदिग्ध माना। संदिग्ध मानने का कारण ये था कि कोर्ट ने ये माना कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को वसीयत अगर करनी ही थी तो अपनी पत्नी के नाम करते, लेकिन पत्नी को छोड़कर उन्होंने अपनी पुत्र वधू के नाम उस संपत्ति की वसीयत की है, इसलिए ये वसीयत संदिग्ध है। और संदिग्ध इसलिए है कि किसी भी पत्नी के जीवित रहते कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम से संपत्ति की वसीयत नहीं करता है। और इस दलील के साथ ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। इसके बाद उन पुत्र वधू ने इस मामले को फर्स्ट अपील में लेकर गई। उसके बाद एमपी हाईकोर्ट में यह मामला गया और एमपी हाईकोर्ट से होते हुए यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल कोर्ट की जो दलील थी, जो फैसला था, उसको फर्स्ट अपील में यथावत रखा गया और एमपी हाईकोर्ट ने भी इस मामले को यथावत रखा। यहाँ पर भी एमपी हाईकोर्ट ने यही कहा कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति किराएदार की हैसियत से किसी भी संपत्ति पर काबिज है तो उसको फिर हटाया नहीं जा सकता है और चूंकि इसमें वसीयत भी संदिग्ध है इसलिए इस मामले को यथावत रखा जाता है। तो जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग बन चुका था और ये यहाँ पर मामला चेंज हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट अपील और जो एमपी हाई कोर्ट का फैसला था, इन सभी फैसलों को बदल दिया, रद्द कर दिया और इस मामले में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बाद ये कहा कि किराएदार की हैसियत से उस संपत्ति पर कई सालों से काबिज है, उसका किरायानामा भी बना हुआ है, यानी कि वह स्वीकार करता है कि वह उस संपत्ति का मालिक नहीं है, किराएदार है। और किराएदार इसलिए है कि किरायानामा बना हुआ है और वो खुद इस बात को साबित कर रहा है कि वह खुद किराया भी इस संपत्ति का दे रहा है। तो जो व्यक्ति इतने सालों से किसी भी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से काबिज रहे, उस संपत्ति का किराया भी देता है और इस बात को वो खुद ही साबित करे, तो फिर वो मालिक कैसे बन सकता है? और किराया लेता कौन है? किराया मकान मालिक लेता है तो फिर वह मालिक है। यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किराएदार है और उसको किराएदारी खत्म करने के लिए, उस संपत्ति को खाली करने के लिए कहा जा रहा है तो वह मकान मालिक को कह रहा है कि आप इस संपत्ति के मालिक ही नहीं है। तो ये अजीब सी स्थिति है। तो किराएदार के द्वारा उस संपत्ति पर लंबे समय तक किराएदारी के तहत रहने की बात साबित हुई और रेंट एग्रीमेंट यानी कि किरायानामा ने भी इस बात को साबित किया कि वह व्यक्ति किराएदार है, मालिक नहीं है। और चूंकि वह मालिक नहीं है तो किसी दूसरे की संपत्ति का मालिक
मालिकाना अधिकार को वह चुनौती दे भी नहीं सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी भी संपत्ति पर काबिज रहे, किराएदार की हैसियत से उस संपत्ति का वह लंबे समय तक किराया भी दे, तो कई साल गुजरने के बाद वह उस संपत्ति का मालिक होने का दावा नहीं कर सकता और उसके मालिक पर भी ये आक्षेप नहीं लगा सकता कि वह उस संपत्ति का वह मालिक नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि किसी भी मकान मालिक को अगर अपनी निजी जरूरत के लिए उस संपत्ति की दरकार है, जरूरत है, तो ऐसे में किराएदार को उसको वो संपत्ति सौंपनी होगी, खाली करनी होगी। और ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का निपटारा करते हुए किराएदार को यह आदेश दिया कि अब तक का जितना भी बकाया किराया है उस किराए को वह चुकाए, ब्याज समेत चुकाए, और इसके अलावा 6 महीने में उस संपत्ति को खाली करके उसका कब्जा उस पुत्र वधू को सुपुर्द करे। इसके अलावा किराएदार को यह भी निर्देश दिया गया कि वह ट्रायल कोर्ट में जाकर एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट दे और उसमें यह लिखे कि वह 6 महीने में उस संपत्ति का कब्जा मकान मालिक को सुपुर्द कर देगा। यानी कि उसको पाबंद किया गया इस बात के लिए, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 16 थी, वह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 बन चुकी है। और इस 122 की धारा में यह बताया गया है, किराएदार किराएदारी जारी रहने के दौरान उल्टा यह नहीं कह सकता कि वह मालिक है और उसने उस संपत्ति को उसको किराए पर दिया था, और उस व्यक्ति के पास जब उसने उस संपत्ति को किराएदारी के तौर पर लिया था तो मालिकाना अधिकार नहीं था। जो कि आपने उस संपत्ति का एग्रीमेंट किया है, आपने उस संपत्ति को किराएदारी के तहत किराए पर लिया है और लंबे समय तक आप काबिज रहने के बाद आपने जब किराएदारी शुरू की थी तो वह उस संपत्ति के मालिक ही नहीं थे। कहने का यह मतलब है कि किराएदार ने जब किसी भी संपत्ति को किराएदारी पर लिया था, एग्रीमेंट भी किया था, तो वो ये नहीं कह सकता कि मकान मालिक उस संपत्ति का मालिक नहीं था, और यह बात वह कई अरसा गुजरने के बाद, कई अरसा किराया देने के बाद नहीं कह सकता। यानी कि एक तरफ तो आप किराएदार होने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट करके दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वह मालिक ही नहीं है, तो ये दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। तो अब इसमें दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि किसी भी किराएदार का किसी भी संपत्ति पर अगर लंबे समय तक कब्जा है तो वह उसके मालिकाना हक को साबित नहीं करता, यानी कि इस वजह से वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर एक बार किराएदार किराएदारी कबूल कर ले, एग्रीमेंट करके दे दे, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी किराएदार रहता है, वह मालिक नहीं बन सकता। भले ही उसकी पीढ़ी बदल गई हो, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई हो, लेकिन वे सभी किराएदार ही कहलाएंगे। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि मूल मकान मालिक की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र पुत्रियां, पोते पोतियां उस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनकी जो संपत्तियां हैं वो कई किराएदारों ने दबा के रखी है और उनकी भी कई पीढ़ियां गुजर गई, और कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से, हौसला नहीं होने की वजह से, लड़ने की क्षमता नहीं होने की वजह से ऐसे मकान मालिक आज भी ऐसी संपत्तियों से वंचित हैं। इसके लिए आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और दोस्तों याद रखिए, जीतता वही है जो लड़ता है, यानी कि जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष करना जानता है, उसकी जीत होती ही होती है। इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है कि किसी भी संपत्ति को बिना रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट किए नहीं दें, यानी कि अपनी संपत्ति को ऐसे ही किसी को न सौंप दें। ऐसा आपके पास एविडेंस, सबूत होना चाहिए कि आप इस बात को साबित कर सकें कि आपने उस संपत्ति को किराए पे दिया है, उस व्यक्ति को वहां पर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आपकी संपत्ति को कई किराएदारों ने कई सालों से हड़प करके रखा है, उसको वो खाली नहीं कर रहे हैं, तो आपको हौसला जरूर मिला होगा कि आप भी अपनी संपत्ति को लड़कर खाली करवा सकें और अपना हक वापस पा सकें। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी संपत्ति को किराए पर देना चाहते हैं, रेंट पर देना चाहते हैं, तो हमारे भारतीय कानून के अनुसार रेंट एग्रीमेंट बनवाइए। और अगर आप इंडियन इजमेंट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं, तो वो भी मकान मालिक के बहुत अच्छे फेवर का है, उसको भी आप बनवा सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए या इसका कोई फॉर्मेट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पर व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ नॉमिनल शुल्क पर आप हमसे ये सेवा ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।